तो कंफर्म कर दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स एंड पैकेट एनालिसिस। जब भी हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसका वन ऑफ द बेसिक जो कह सकते हैं उसकी बैकबोन है नेटवर्किंग। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में हमें जिन चीज़ों को सिक्योर रखना होता है उनकी बेस ही नेटवर्क होता है। तो इसलिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता होगा कि नेटवर्क काम किस तरह करता है, नेटवर्क बनता किस तरह है, तो तब भी आप उसे अच्छी तरह सिक्योर कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? तो जब भी हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो वायर्स के साथ करें या वायरलेस तरीके से करें, तो हम एक नेटवर्क बना देते हैं। नेटवर्क का पर्पस क्या होता है कि उन दो डिवाइसेस को हमने आपस में कम्युनिकेट कराना है। कॉमन सी एग्जांपल अगर लें तो फिल वक्त अगर आपके फ़ोन के साथ आपकी जो ब्लूटूथ एयरपोर्ट्स कनेक्टेड हैं, तो ये भी एक छोटा-सा नेटवर्क बना रहे हैं। इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में जब कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद वायर्स, वो एक छोटा-सा नेटवर्क बन जाता है। इसी तरह जो हमारा जो सब नेटवर्क अभी जिससे हम लोग एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, द इंटरनेट, ये भी एक नेटवर्क है जो कि बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ मिलके बना हुआ है। इसलिए इसे कहते हैं कि इंटरनेट इज़ जस्ट अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कि मुख्तलिफ छोटे-छोटे नेटवर्क्स आपस में मिलकर इंटरनेट बना देते हैं। तो अब आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में हमारे पास ये बेसिक 4 तरह की टाइप्स हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि बड़ा स्मॉल छोटा-सा नेटवर्क होता है कि जो कि एक ही यूज़र की डिफरेंट डिवाइसेज़ के दरमियान हम लोग बनाते हैं, जिसकी एग्ज़ाम्पल मैंने अभी पहले भी दी है कि हमारे फ़ोन और जो ईयरपोड्स हैं, ये जो आपस में ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्टेड हैं वायरलेस तरीके से, ये एक छोटा-सा नेटवर्क बनाते हैं। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क की एक एग्ज़ाम्पल है। देन सेकंड में हमारे पास लैन होता है। लैन मोस्ट कॉमनली ऑफिस, स्कूल, विद इन अ बिल्डिंग जो भी हमारा नेटवर्क होता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो गया, इसी तरह ऑफिसेज़ के कंप्यूटर जिस तरह आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और अगर स्कूल लैब में जिस तरह कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ये एक लैन बनाते हैं जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, और ये विद इन अ बिल्डिंग ही होती है। अ, और इसका काम बिल्डिंग के अंदर, इसमें ना सिर्फ कंप्यूटर्स आ जाते हैं, इसमें हमारे प्रिंटर्स आ जाते हैं, और भी जो डिवाइसेज़ हैं जो शेयर रिसोर्सेज़ होते हैं, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास डब्ल्यूलैन होती है, वायरलेस लैन। हमारे घर का जो नेटवर्क होता है, हम लोग जो वाईफ़ाई मॉडेम के साथ हम लोगों ने अपने फ़ोन्स कनेक्ट किए हुए होते हैं, अपने लैपटॉप्स कनेक्ट करते हैं, तो ये भी एक वायरलेस लैन की एग्ज़ाम्पल है। इसमें जो कनेक्शन होता है, वो वायर्स की बजाय वायरलेस तरीके के साथ होता है। देन फिर हमारे पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर हमारी यूनिवर्सिटी के लाहौर शहर में 3 कैंपसेस हैं, उन 3 कैंपसेस के नेटवर्क्स को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो एक मैन बना देगा। सो मीन्स नेटवर्क्स विदिन अ सिटी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होंगे, फिर हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके नेटवर्क होंगे, और दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनके जब हम लोग नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो वो एक वैन बन जाएगा, जैसे कि द इंटरनेट। इंटरनेट वैन की सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हम लोग कह सकते हैं। तो वैन एक बड़े ज्योग्राफिकल रीजन पे जो नेटवर्क होता है उसे हम लोग वैन कह सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क की और भी टाइप्स हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर कभी उन्हें भी देखें। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है आईपी एड्रेसिंग। सो हमें पता है कि जब भी हम लोग क्योंकि हम लोग अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं इस बूट कैंप में, तो हमने देखा होगा कि इतना हमें अंदाज़ा होगा कि हम आईपीज़ को यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट पे जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट होती है, तो वो एक यूनीक आइडेंटिफायर के ज़रिए पहचानी जाती है। जैसे कि दुनिया में हमारे घरों का एक एड्रेस होता है जिस पे किसी को अगर लेटर लिखना हो या किसी को कोई पैकेज भेजना हो, तो वो उस एड्रेस पे भेजता है और वो हम लोग रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह ऑन इंटरनेट भी हर डिवाइस के पास एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग जिसपे हम लोग ट्रैफ़िक रिसीव करते हैं और उसके ज़रिए हम लोग ट्रैफ़िक
भेजते भी हैं दूसरी डिवाइसेस को। तो ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि हम लोग हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस जिसके साथ कनेक्ट होती हैं टू द इंटरनेट और हमारा जो लोकल लैन होती है। इसके हमारे पास 2 वेरिएंट्स आते हैं IPv4 और IPv6 IPv4 32 बिट एड्रेस होता है जो कि हमने नॉर्मली देखा ही होगा अपने घरों के मॉडेम के साथ अ, ये लिखा होता है जैसे 192.168.1.1 ये बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। ये इस फॉर्मेट का होता है और ये बेसिकली जो 32 बिट मीन्स कि 2 पावर 32 ये मोर देन 4 बिलियन आईपीज़ जो है प्रोवाइड करता है। तो ये 90s के शुरू में 1996 में आई थिंक नहीं उसके मिड में 1996 में एग्ज़ॉस्ट हो गया तो इसके लिए एक क्योंकि 4 बिलियन डिवाइसेज़ पूरी हो चुकी थी, तो अब हमें और डिवाइसेज़ भी कनेक्ट करनी थी, तो फिर एक ऐसा सॉल्यूशन लाया गया जो कि फ्यूचर में हमारे पास काफ़ी देर तक जो बढ़ती हुई डिवाइसेज़ हैं उनकी ज़रूरियात को पूरी करें। तो उसके लिए काफ़ी सारे IPX भी लाया गया लेकिन वो नाकाम रहा। इस तरह IPv6 एक प्रोटोकॉल है जो कि अभी तक हम लोग उसमें शिफ्ट होने में काफ़ी टाइम लग रहा है हमें। बट कहते हैं कि विदिन द एंड ऑफ दिस सेंचुरी IPv6 पे हम लोग टोटली कन्वर्ट हो जाएँगे। लेट्स सी। तो IPv6 बेसिकली 128 बिट का एड्रेस होता है और ये मोर देन 1 ट्रिलियन कहते हैं कि आई आईपीज़ हमें दे सकता है और IPv4 और IPv6 का बेसिक डिफरेंस हम लोग ये सामने देख सकते हैं कि इसमें हम लोग ये 8 बिट का एक 8 बिट का एक और 8 बिट का एक और ये 32 बिट्स टोटल इन बनते हैं और ये ईच नंबर ऑलमोस्ट हमें 0 से लेके 254 तक देता है। तो इसी तरह ये आगे चलता है। तो आईपी वेरिएंट 6 में हमारे पास ये 128 बिट के ये जो एक हमारे पास इसमें ये कॉलन के बीच होता है, ये हमें एक-एक वर्ड हमें 8 बिट्स प्रोवाइड करता है। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं IPv6 पे। तो आईपी की हमारे पास इकसाम होती हैं, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस तो बेसिक पहले 2 हम पढ़ते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। अब जब हम लोग अपने वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो हमें हमारा वाईफ़ाई एक ना आईपी असाइन कर देता है। बेसिकली जो हमारे घर को हमारे एक वाईफ़ाई को आईपी असाइन होता है, वो आईएसपी की तरफ से, वो पब्लिक आईपी होती है, जो कि हम लोग अ अ, पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, जो कि हमें अपना आईएसपी प्रोवाइड करता है और हम उसके थ्रू हमारी जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, इंटरनेट पे सर्फ करते हैं। जबकि जो घर के अंदर बाकी डिफरेंट डिवाइसेज़ होती हैं, उनको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि ये हमारी वो जो 4 बिलियन की आईपीज़ हैं, उन्हें किसी तरह अ स्टेबल करता है कि वो एग्ज़ॉस्ट ना हो, क्योंकि इस तरह हर जो आईएसपी का जो मॉडेम होता है, उसके पास एक आईपी एड्रेस है और उसके साथ कनेक्ट बाकी जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, वो इंटरनेट पर उस एक आईपी की मदद से सर्फ करती हैं। तो इसी तरह के इसे हम लोग पब्लिक आईपी को हम लोग एक्सटर्नल फेस आईपी भी कहते हैं और प्राइवेट आईपी को इंटरनल फेस आईपी भी कहते हैं। अ, फिर होती है हमारे पास स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस। अब स्टैटिक आईपी एड्रेस जब हम कभी किसी वाईफ़ाई या इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम इसे मैन्युअली सेट कर सकते हैं और ये फिक्स्ड रहता है। इसको हम लोग अगर अपनी वाईफ़ाई सेटिंग में जाके करें, तो हम अमूमन यही करते हैं कि वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट किया और हमें वो खुद ब खुद आईपी असाइन कर देता है। लेकिन हम लोग मैन्युअली भी जाके उस आईपी सेट कर सकते हैं और वो जब भी हम लोग दोबारा उसके साथ कनेक्ट करेंगे वाईफ़ाई के साथ, तो हमें वो या नेटवर्क के साथ, तो हमें वही सेम स्टैटिक आईपी एड्रेस बार-बार देता जाएगा। जबकि जो डायनामिक आईपी एड्रेस होता है, जब भी हम लोग एक वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो हमें हर दफ़ा एक रिफ्रेश करके एक नई आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, जो उसके पास अवेलेबल आईपी एड्रेसेस मौजूद होते हैं, जो कि अभी किसी और डिवाइस को नेटवर्क में असाइन्ड नहीं होते। तो इसके लिए वो एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और ये जब भी हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हर दफ़ा हमें एक नई आईपी असाइन कर देता है और ये ऑटोमैटिक प्रोसेस होता है, इसमें हमें ना सबनेट मास्क असाइन करना पड़ता है
और ना बाकी डिटेल जो उसकी होती है। तो मोस्टली हम लोग DHCP यूज़ करते हैं। एक लूप बैक आईपी होती है, जब भी हम लोग कोई बेसिक टास्क परफॉर्म करते हैं अपनी लोकल होस्ट पे वगैरह पे, तो हम लोग इस आईपी का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। 127.0.0.1, तो ये लूप बैक आईपी होती है जो कि स्पेशली रिजर्व्ड है एक डिवाइस को खुद को रेफर करने के लिए। अगेन पीछे से मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास और थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें जरूरत आएंगी आगे। मैक एड्रेस। अब आईपी तो हमने देख लिया कि हर जो डिवाइस होती है उसे नेटवर्क पे एक आईपी असाइन करते हैं। एक हमारे पास होता है मैक एड्रेस, जो हमारी हर डिवाइस का, दुनिया में जो जितनी भी डिवाइसेस हैं उनका एक परमानेंट एड्रेस है जो कि उन पे बर्न इन होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो जब हम लोग आईपी भी असाइन करते हैं तो हमारी आईपी हमारे मैक एड्रेस के साथ मैच हो जाती है। तो ये 48 बिट एड्रेस होता है, जिसके फर्स्ट जो कुछ बिट्स होते हैं वो जो वेंडर होता है, जो कंपनी है जो उसे बनाती है, अगर एचपी है तो एचपी का एचपी की डिवाइसेस की निशानदेही करेगी, अगर सैमसंग है तो उनकी होगी, और जो आखिरी कुछ बिट्स होंगे वो उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो मिल के ना एक यूनिक हमारे पास बना देती है, यूनिक हमारे पास एक एड्रेस बना देता है जो हर दुनिया में मौजूद तमाम डिवाइसेस का डिफरेंट होता है। स्विच बेसिकली एक सेकेंड लेयर की डिवाइस है। हमारे पास सॉरी स्विच सेकेंड लेयर की डिवाइस है जो कि नेटवर्क बनाते वक्त हम लोग यूज करते हैं लैन्स बनाने में। ये बेसिकली आईपीज को मैक एड्रेस के साथ मैप करती है, और छोटे जो लैन्स होते हैं उनमें ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास यूज होता है। इस तरह राउटर होता है जो कि सेवरल छोटे छोटे नेटवर्क लैन्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम लोग राउटर भी यूज करते हैं। मीन्स कि कह सकते हैं कि अगर आपको इस्लामाबाद और लाहौर की यूनिवर्सिटी के जो नेटवर्क्स हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कराना, तो हम राउटर यूज करेंगे क्योंकि वो रूट्स प्रोवाइड करता है तमाम नेटवर्क्स को। बैंडविड्थ होता है कि जो हमारे पास मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग डाटा सेंड करते हैं। मीन्स कि अगर हम लोग वायर्स के साथ डाटा सेंड कर रहे हैं या फिर वायरलेस मीडियम के साथ डाटा सेंड करते हैं, तो एट पर्टिकुलर टाइम पे वो जो मीडियम होता है वो कितना डाटा उस टाइम पे अकोमोडेट कर सकता है, उसे हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। जैसे कि आखिर में मिसाल दी है कि एक रोड पे एक सर्टेन टाइम पे कितनी गाड़ियां आ सकती हैं, वो हम लोग उसे विड्थ कहते हैं। देन हमारे पास एक आता है पोर्ट। बेसिकली ये लॉजिकल, एक तो पोर्ट्स होते हैं हमारी डिवाइसेस पे, फिजिकल पोर्ट्स जिनके साथ हम लोग अपनी यूएसबी कनेक्ट करते हैं, या फिर दीगर जो वायर्स होती हैं, चार्जिंग केबल्स होगी, या फिर HDMI केबल्स, HDMI केबल्स वगैरह हम लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस तरह एक हमारे पास पोर्ट्स होते हैं लॉजिकल पोर्ट्स, जिन पर हमारे कंप्यूटर की डिफरेंट सर्विसेज रन कर रही होती हैं। इनकी तादाद हमारे पास ऑलमोस्ट होती है 65,535। इनमें हमारे पास हर पोर्ट पे एट अ टाइम एक यूनिक सर्विस रन कर रही होती है। इसमें कुछ जो है हमारे पास जो कॉमनली यूज पोर्ट्स हैं वो इस टेबल पे हम लोग देख सकते हैं। इसमें HTTP सर्विस है, जब भी हम लोग कोई नॉर्मल किसी वेब पेज को सर्व करते हैं तो वो यूजिंग पोर्ट 80 होता है। जब कोई HTTPS यानी कि सिक्योर हम लोग वेब पेज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो 443 पोर्ट पे होता है। इसी तरह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं पोर्ट 21 पे। फिर SSH आता है। ये बेसिकली रिमोट, हम लोग जब डिवाइसेस के एक्सेस लेते हैं ना, कि हम लोग अपनी डिवाइस से बैठ के कहीं दूर सर्वर पे या किसी और कंप्यूटर पे किसी चीज को हम लोग एक्सेस लेते हैं, तो रिमोट एक्सेस के लिए बेसिकली SSH यूज होते हैं। वो पोर्ट 22 पे यूज होता है। इससे पहले हम लोग टेलनेट यूज किया करते थे इसकी जगह, लेकिन वो अब यूज नहीं होता। फिर DNS सर्वर आता है, इस पे भी हम लोग बात करते हैं अभी। ये पोर्ट 53 पे होता है, और ईमेल यूज करने के लिए हम लोग SMTP यूज करते हैं जो कि पोर्ट 25 पे यूज होता है। तो DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। बेसिकली हमने अक्सर सुना है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो
ये जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिखते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो जब हम लोग किसी ब्राउज़र पे जाके किसी वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं example.com, तो वो कैसे उस चीज़ को समझ लेता है। तो उसके पीछे हमारा डोमेन नेम सिस्टम काम कर रहा होता है। हर जो वेबसाइट होती है या वेब पेज होता है, वो एक खास पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे काम कर रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आईपी एड्रेस है 192.0.2.1। अब हमारे पास डीएनएस सर्वर्स पड़े होते हैं जिनमें इस यूआरएल के अगेंस्ट ये आईपी एड्रेस होती है, और जब हम लोग अपने ब्राउज़र से वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो थ्रू सेवरल स्टेप्स इसको रिकवर करता है और फिर हमें जो इसमें डाटा या वेब पेज जो भी होता है, वो हमें देता है। तो हम लोग ये साइट पे जो इसकी पिक्चर है इसी से देख लेते हैं। तो हमारा एक लोकल कंप्यूटर है, उसे कोई अ, वेबसाइट सर्फ करनी है, जैसे कि example.com हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप डीएनएस रिज़ॉल्वर के पास जाएगा। डीएनएस रिज़ॉल्वर हमारे ब्राउज़र में बिल्ट इन होता है, और सबसे पहले हम लोग जो है डीएनएस रिज़ॉल्वर ही क्लाइंट जो कि कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाता है रूट सर्वर के पास। बेसिकली रूट सर्वर ग्लोबली 13 रूट सर्वर हैं हमारे पास, जिनमें तमाम जो डोमेन्स हैं ना, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब डॉट कॉम बड़ी अ, मशहूर किस्म की डोमेन है। तो हम लोग रूट सर्वर के पास जाएँगे, वो इस डोमेन को सर्च करेगा कि आया कि डॉट कॉम है, डॉट जीओवी है, डॉट पीके है, या जो भी डोमेन है, डॉट ओआरजी और डॉट टीवी स्लैश जो भी, वो बताएगा कि ये कौन से ना टीएलडी सर्वर में ये डोमेन पड़ी है। वो वापस बताएगा, फिर जब उसे डीएनएस रिज़ॉल्वर को पता चल जाएगा ये किस टीएलडी सर्वर में है, तो उस टीएलडी सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये जो वेब पेज है, ये जो एड्रेस है इसकी अगेंस्ट आईपी चाहिए। अब टीएलडी सर्वर में ना, वो जो हमारे पास यूआरएल होगा उसकी आईपी गिवन होगी। वो आईपी जो है वो वापस कर देगा, वो आईपी हमें पॉइंट कर देगा अथॉरिटेटिव सर्वर पे, और अथॉरिटेटिव सर्वर में हमारा जो बेसिकली ना आईपी पड़ी होती है, अ, जो वेबसाइट हमें एक्सेस करनी है उसकी आईपी। तो वो हमारे कंप्यूटर तक दोबारा जाएगी और कंप्यूटर उसे वेबसाइट को जिस भी डिवाइस पे है, उसे एक्सेस कर लेगा। तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स, आई थिंक ईज़ी था, मुझसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया एक्सप्लेन करने में, बट ये जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो शायद आपको काफ़ी आसानी से समझ आ जाए। तो उसमें हमारे पास 2 प्रोटोकॉल आते हैं, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। तो जब भी हम लोग कभी वेबसाइट को सर्च करते हैं, अ, तो हम लोग यूआरएल के स्टार्ट में लिखते हैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल बेसिकली अभी हमने बात की कि वेब पेज को अ, इंटरनेट पे हम लोग देखने के लिए, वेब पेज तक पहुँचने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। अ, तो जबकि एचटीटीपीएस जो है ये उसी की एक एडवांस वेरिएंट, जिसमें हम लोग एसएसएल, टीएलएस सर्टिफिकेट्स यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें जो कम्युनिकेशन बिटवीन वो जो डीएनएस वो जो वेब सर्वर है, उसके और जो हमारे क्लाइंट डिवाइस के दरमियान होती है, वो थोड़ी सिक्योर एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होती है, जो कि सिक्योर होती है। जबकि एचटीटीपी में ऐसा नहीं होता। ये अ, जो हमारे के दरमियान कम्युनिकेशन होती है डिवाइस और वेब सर्वर के दरमियान, वो प्लेन टेक्स्ट में होती है, जो कि ईज़िली कोई भी हैकर बीच में या फिर कोई भी मैलिशियस बंदा उसे इंटरसेप्ट करके उसी फॉर्म में देख सकता है। तो ये है कि सिक्योरिटी में एचटीटीपी अनएन्क्रिप्टेड है, एचटीटीपीएस एन्क्रिप्शन यूज़ करता है। वो एसएसएल, टीएलएस सर्टिफिकेट यूज़ करता है। बेसिकली जैसे अ, रियल लाइफ वर्ल्ड में हम लोग ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ना कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं, जो कि एक बंदे की अ, क्रेडिबिलिटी को प्रूव करती हैं कि ये बंदा अ, इस ज इस काबिल है कि वो सर्टिफाइड एथिकल हैकर होता है। एक सर्टिफिकेट इसी काउंसिल का वो प्रूव कराता है कि बंदा वाक़ई एक अ, एथिकल हैकर है और ये इतना कैपेबल है इस चीज़ का। तो इसी तरह एसएसएल, टीएलएस सर्टिफिकेट्स हम लोग अपनी वेबसाइट के साथ लगा देते हैं,
जो कि हमारी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करती है, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ट्रस्ट के साथ हमारी जो वेबसाइट है उसे सर्व कर सकें, क्योंकि हम लोगों ने इस पे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब भी हम लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं यहाँ पे। ये तो मुझे भी आज तक समझ नहीं लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ आसान अल्फाज में समझ। तो नेटवर्किंग मॉडल बेसिकली जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग अपने फ़ोन से व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं अपने दोस्त को, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो बस जादू होता है और हमारी डिवाइस से हमारे दोस्त की तरफ पहुँच जाता है। बट वो बहुत सारे प्रोटोकॉल से, बहुत सारी एनकैप्सुलेशन से गुज़र कर हमारी डिवाइस से उसकी डिवाइस पे उसे डिस्प्ले होता है। तो बेसिकली नेटवर्किंग मॉडल्स जो हैं, वो यूज़ होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ये हमें बताते हैं कि हमारा डाटा किस तरह हमारी डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रैवल करता है। तो इसमें हमारे पास 2 बड़े मशहूर मॉडल आते हैं, हमेशा इन्हीं दोनों का ज़िक्र करते हैं हम लोग। वो है ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल। ओएसआई का जो मतलब है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, इसकी 7 लेयर्स होती हैं, और टीसीपी/आईपी मॉडल की 4 लेयर्स होती हैं। ये मोस्टली प्रैक्टिकल है और रियल वर्ल्ड में भी ये यूज़ होता है। तो टीसीपी/आईपी थोड़ा पुराना है, ओएसआई जो है वो नया है, लेकिन यूज़ हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में टीसीपी/आईपी मॉडल को ही करते हैं, जबकि रेफरेंस हमेशा हम लोग ओएसआई मॉडल का देते हैं, क्योंकि वो एक काफ़ी एक्सपेंडेड है, वो थोड़ा-सा रेफरेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जब भी हमें कभी नेटवर्क बनाना हो, उसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स लगाने हो, तो हम लोग वैसे ही मॉडल को देख के लगा सकते हैं। उसकी सारी लेयर्स इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं, वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है, तो उसी को ही यूज़ किया जाता है। तो अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ बनाने के लिए। फ़ोन की बात करें तो आईफ़ोन है, सैमसंग है। तो जब ये 2 मुख़्तलिफ़ कंपनियाँ हैं, तो इन दोनों के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं कि आपने अपनी जो कम्युनिकेशन है वो इन्हीं मुतल्लिका प्रोटोकॉल्स के को यूज़ करके करनी है, ताकि आप दोनों की डिवाइसेज़, दोनों वेंडर्स की डिवाइसेज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह कंप्यूटर्स डिफरेंट कंपनीज़ बनाते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? क्योंकि दुनिया ने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि इन्हीं प्रोटोकॉल्स पे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो काम करेगी। इस तरह ये और भी क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, तो इसको मैनेजेबल बनाने के लिए भी लेयर्स बना दी। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि कौन-सी लेयर पे कौन-सा काम हो। फिर यही है कि जब भी नेटवर्क इंजीनियर्स को थोड़ा-सा मसला आता है फाइंड करने में कि आया प्रॉब्लम किस जगह पे है नेटवर्क में, तो ये जो लेयर्स हैं, उससे जो डाटा जिस हालत में होता है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस लेयर में कोई इश्यू आ रहा है, तो इस प्रोटोकॉल के साथ इश्यू आ रहा है, तो हम लोग इसे ईज़िली अ, कर सकते हैं। और ये लास्ट में अनेबल इन इंटरऑपरेटिव अप्रो जो भी है वर्ड, इंट्रो इंट्रोऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स के, वही बात जो ऊपर के स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं कि आपको आपस में कम्युनिकेट करने के, अपनी डिवाइसेस को एबल टू कम्युनिकेट करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो कर। तो लेट्स मूव टू एसआई मॉडल। इसकी 7 लेयर्स हैं, हम लोग इसे काउंट नीचे से स्टार्ट करते हैं करना, फिजिकल लेयर से फिर एप्लीकेशन लेयर पे। तो हम लोग लेयर नंबर 7 पे आए, तो इट्स एप्लीकेशन लेयर। ये बेसिकली जो हमारी एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली जब हम लोग व्हाट्सएप पे डाटा सेंड कर रहे हैं, तो वो जिस ऐप के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे हम लोग एप एप्लीकेशन लेयर कह सकते हैं, लेयर नंबर 7। बेसिकली ये होती नहीं है, हम लोग इसे थोड़ा-सा मिसअंडरस्टूड करते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर्स में ना अ, ये एक ना हमारे उस व्हाट्सएप के ना पेज का बैक एंड है, जो कि डिसाइड करता है कि ये जो अ, डाटा ये ट्रैवल करेगा, ये कौन से प्रोटोकॉल पे ट्रैवल करना है। अगर हम लोग एक वेब ब्राउज़र खोल के उस पे हम लोग किसी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं, तो उसके बैक एंड पे उसे पता है कि ये जो डाटा ट्रांसफर करना है, ये यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल करना है या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज़ करना है। इसी तरह जब हम लोग अ
अपने ईमेल लिखते हैं, ईमेल जो हमारे अकाउंट ईमेल जो प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी, जब हम लोग ईमेल लिखते हैं उन्हें पता है कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करके हमें ट्रैवल करना है डाटा। फिर आती है, उसके नीचे आती है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर जो कि लेयर 6 है। अब डाटा हमने उधर से मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, हमने उधर से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी, अब वो किस फॉर्मेट में जानी है। अब हम लोग अक्सर जो फाइल्स होती हैं उनके साथ उनकी होती है क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं उसे। जैसे कि फाइल के साथ पिक्चर्स के साथ हम लोग .jpeg या .png यूज करते हैं। ये फॉर्मेट होता है कि अगर हमने पिक्चर भेज रहे हैं तो वो इस फॉर्मेट की है, अगर हम लोग फाइल भेज रहे हैं वो पीपीटी है, जोन सी भी है, ये इस फॉर्मेट की है। अगर डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो वो डॉक एक्स फॉर्मेट में जाएगा। तो अ, एक ये काम करता है फॉर्मेटिंग का। फिर ये दूसरा काम करता है कि अगर हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसमें हम लोग कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, तो वो अ, उन पे इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन जो भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा रही है। और जब हम लोग वापस रिवर्स करके आएंगे तो इसी लेयर पे उसे डिक्रिप्ट करेंगे। तो देन फिर जब हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर, जब वो डाटा उस फॉर्मेट में हो जाता है, वो इंक्रिप्ट हो जाता है, वो मूव करता है सेशन लेयर के अंदर। सेशन लेयर बेसिकली ज़रूरी है भी, ज़रूरी नहीं भी है। कुछ एप्लीकेशन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ में हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली इस लेयर में ना जो हमारा डाटा होता है वो कुछ बिट्स होते हैं, यानी कि वो 001 की फॉर्म में होता है। उसे कहते हैं हम लोग पीडीयू में, प्रोग्राम डाटा यूनिट। और ज वो 001 की फॉर्म में होता है, वो एन्क्रिप्टेड भी होता है अगर एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम लगाया है। उसके साथ अब ये ना एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऐड करता है? वो इन्फॉर्मेशन ऐड करता है उस सेशन की। जब भी हम लोग वॉल्यूम लॉगिन करते हैं या फिर अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हम लोग लॉगिन करते हैं, तो हमारा एक सेशन स्टार्ट होता है। इसी तरह जब हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या फिर कोई फाइल सेंड करना शुरू करते हैं, तो हमारा एक सेशन क्रिएट हो जाता है। तो उस सेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो वो जो सेशन ले रहा है वो ऐड कर देती है हमारे उस डाटा के साथ। मीन्स के फॉर एग्जांपल ये जो कम्युनिकेशन होगी वो इस पोर्ट नंबर पे होगी, वो इस आईपी एड्रेस पे होगी। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना जो सेशन रिलेटेड होती है, सेशन कायम रखने के लिए, वो सेशन लेयर में हम लोग अपने मैसेज के साथ ऐड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें ना हम लोग अपनी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसे हमने फास्टर करना है या रिलायबल करना है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। रिलायबिलिटी के लिए हम लोग इसमें प्रोटोकॉल भी हम लोग 2 ही यूज़ करते हैं, जबकि ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल में हम लोग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे होते हैं। बट इसमें हमारे पास सिर्फ़ 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो है टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी, यूडीपी एक पूरा टॉपिक हो जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। टीसीपी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है रिलायबिलिटी के लिए, बिकॉज़ टीसीपी में हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं 3 वे हैंडशेक। एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस ए को डिवाइस बी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो डिवाइस ए जो है वो एक सिन पैकेट भेजेगी डिवाइस बी को और वेट करेगी उसकी एक्नॉलेजमेंट का। डिवाइस बी वो सिन पैकेट रिसीव करेगी और सिन के साथ एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट दोबारा डिवाइस ए को भेजेगी, और डिवाइस ए को पता चल जाएगा कि जो मेरा पैकेट जो मैंने सेंड किया है वो उधर पहुंच गया है, उन्होंने रिसीव कर लिया। फिर वो एक्नॉलेजमेंट डिवाइस बी को सेंड कर देगा कि इस तरह हमारे पास 3 तरफ़ा कम्युनिकेशन होती है जिसको हम लोग 3 वे हैंडशेक करते हैं। ये मेक श्योर करती है कि जो डाटा का जो ट्रांसफ़र है वो एरर फ्री है। वो उसी सीक्वेंस में हमारे जो पैकेट्स हैं उन्होंने ट्रैवल किया है डिवाइस बी तक, ताकि वो जब उधर रीअसेंबल करें तो उसमें कोई एरर ना आए। और इसमें फ्लो को हम लोग कंट्रोल्ड फ्लो होता है, जिसमें ये थोड़ा स्लो होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट सेंड करना है, इसमें हम लोग ये चीज़ बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि
वो पैकेट्स आगे पीछे जाएँ तो फिर वो जो टेक्स्ट उधर जनरेट होगा उसमें काफ़ी सारे एरर्स होंगे। और इसी तरह इम्पोर्टेंट जो फाइल्स होती हैं उनके भी पैकेट्स अगर आगे पीछे हो के गए या फिर कोई रिसीव नहीं हुए तो वो फाइल सही तरह रिसेंबल नहीं होगी जो सेंडर साइड पे है, तो वो हमारे लिए फिर ठीक नहीं होगा। तो इसलिए थ्री वे हैंडशेक ये मेक श्योर करता है कि हमारा ईच एंड एवरी पैकेट जो इधर से जाए वो उस साइड पर रिसीव। फिर हमारे पास यूडीपी प्रोटोकॉल आता है। ये यूडीपी ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, जबकि दूसरा जो कनेक्शन फुल प्रोटोकॉल होता है उसमें कनेक्शन करके हम करते हैं। अब कनेक्शन लेस में ना ये एक दफा कनेक्शन बनाता है और जितने भी डाटा पैकेट्स हैं उनको वो बम्बार्ड कर देता है उस पार्टिकुलर एड्रेस पे। इसके ये फास्टर होता है क्योंकि इसमें हमें बार-बार एक्नॉलेजमेंट लेने की ज़रूरत है नहीं, फिर एक्नॉलेजमेंट वापस देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एक दफ़ा कनेक्शन बिल्ड करके जब सारे हम लोग पैकेट्स उस अ, रिसीवर साइड पे सेंड कर देंगे, तो ये फास्टर कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें किस तरह की हम लोग डाटा सेंड करते हैं। इसमें हम लोग पिक्चर्स सेंड करते हैं या फिर हम लोग इसमें सेंड कर देते हैं वीडियोस या फिर ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह वगैरह हो रही होती है वो यूजिंग यूडीपी प्रोटोकॉल होती है। इसी वजह से जब हम लोग वीडियोस और इमेजेस वगैरह यूजिंग व्हाट्सएप हम लोग सेंड कर देते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है क्योंकि कुछ पैकेट्स मिस हो जाते हैं। इसी तरह जब हम लोग वो फाइल बना के सेंड करते हैं, तो एक फाइल फॉर्मेट में जाती है तो वो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट उसी क्वालिटी में इमेज होती है जिस क्वालिटी में हम लोग बनाते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ना जब हमारे पास जो डाटा रिसीव होता है वो कुछ बिट्स होते हैं। अब हम लोगों ने ना उस बिट्स को डिवाइड करना है डिफरेंट पैकेट्स में। अब पैकेट्स में डिवाइड कर देंगे, पूरे मैसेज को डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने अब जो आगे डाटा ट्रांसफर करना है वो डिफरेंट पैकेट्स में ही ट्रांसफर करना है। क्योंकि इस तरह हमारे पास एक मैसेज को अगर हम लोग सेंड कर दें, फॉर एग्जांपल हम लोग पैकेट्स में डिवाइड ना करें और वो एरर आ जाए, वो मैसेज ना ट्रांसफर हो, तो टाइम भी एक तो लगेगा क्योंकि एक साथ हमने पूरा मैसेज सेंड करना है। और हो सकता है बैंडविड्थ भी इतनी ना हो, तो वो कंजेशन का शिकार भी हो सकता है। तो हम लोग छोटे-छोटे पैकेट्स बना देते हैं और अगर इन केस ऑफ फेलियर या एरर आ जाए, तो हमें सारा मैसेज एक तो दोबारा सेंड ना करना पड़े। दूसरा राउटर्स में ना हम लोग डिफरेंट रूट्स पे डाटा जो पैकेट्स जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं। तो जब वो पैकेट होंगे ना, तो कुछ पैकेट अगर एक रूट से गए हैं, तो दूसरे पैकेट दूसरे रूट से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकते हैं। इसका हमें ये भी फ़ायदा होता है। इस तरह हम जो मैसेज डिले हैं, उससे भी बच सकते हैं। और जब हम लोग पैकेट में डिवाइड करते हैं, तो उसके साथ हम लोग एक हेडर ऐड कर देते हैं, पोर्ट नंबर का। अब ये वो पोर्ट नंबर है, जिस पे वो हमने ऊपर पोर्ट्स की जैसे बात की, कि कौन-सी सर्विस है। अ, अगर वो ईमेल की है, तो वो ईमेल का एसएमटीपी का पोर्ट इसमें हेडर में ऐड कर देगा। दोनों साइड के लिए ना, कि रिसीवर पर भी इसी पोर्ट पे कम्युनिकेशन हो रही है और जो सेंडर है उस पर भी इसी पोर्ट पे कम्युनिकेशन होगी। देन फिर हम लोग मूव कर जाते हैं नेटवर्क लेयर, जहाँ पे हम लोग एक और हेडर इसमें यूज़ कर इसमें हम लोग बेसिक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम लोग नॉर्मल भी बात करते हैं आईपी। तो इसमें आईपी हेडर्स हम लोग अपने जो डाटा है उसके साथ ऐड कर देते हैं। ताकि ये लॉजिकल लोकेशन होती है कि जिस लोकेशन पे हमने डाटा सेंड करना है, फॉरवर्ड करना है। फिर इसके और डाटा लिंक के दरमियान एक और चीज़ भी हम लोग करें, अगर नेटवर्क लेयर लेयर पे क्योंकि हमें आईपी का हेडर ऐड करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नेटवर्क लेयर तक हमारे पास आईपी होनी चाहिए। अगर हम लोग वेब सर्फिंग कर रहे हैं, तो हम लोग अपने वेबसाइट का यूआरएल ऐड करते हैं। यूआरएल के साथ आईपी तो है, तो जो डीएनएस का जो जितना भी काम होगा, वो नेटवर्क लेयर से पहले या ट्रांसपोर्ट लेयर में हो रहा होगा या सेशन लेयर में हो रहा होगा। फिर हमारे पास आईपी आएगी और हम लोग आईपी को उस मुतलका पैकेट के साथ हेडर में ऐड कर दें। फिर नेटवर्क से हम लोग स्टार्ट करते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर लेयर 2 होती है ओएसआई मॉडल की। ये बेसिकली फिजिकल एड्रेसिंग के साथ डील करती है। अब
हमें पता है कि हमारी डिवाइसेस को इंटरनेट में ना एक हमारे जो आईएसपीज़ हैं वो लॉजिकल या जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस पर एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरी डिवाइस को कैसे पता चला कि ये लॉजिकल एड्रेस आया इसी डिवाइस का है? तो उसके लिए एक यूज़ करते हैं सिस्टम आईपी टू मैक मैपिंग। अब इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एआरपी नाम का प्रोटोकॉल, एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल बेसिकली टेबल्स में चेक करता है कि ये आईपी हमने किस मैक एड्रेस को असाइन की हुई है। तो वो एक लंबा-चौड़ा प्रोसेस होता है कि ये जो नेटवर्क लेयर से एक मैसेज हम लोग या तो नेटवर्क लेयर में जो खुद नेटवर्क लेयर के अंदर ही एक मैक कैशे होती है। क्योंकि अगर कैशे मेमोरी हमें पता है कि स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि ना फ्रीक्वेंटली यूज़ डाटा हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं तो आप पढ़ेंगे कि कैशे एक स्मॉल मेमोरी होती है जिसमें हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ जो डाटा है ना, जो बार-बार यूज़ होते हैं वो सेव कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो। तो मैक कैशे में देखता है कि ये आईपी एड्रेस किस मैक के लिए, अगर उसे तो मिल जाता है मैक तो वेल एंड गुड, वो ऐड करके डाटा लिंक लेयर से आगे उसे फिजिकल मीडिया में भेज देता है। अगर उसे वो नहीं मिलता उस फिजिकल मीडियम में तो वो एक रिक्वेस्ट पास आउट कर देता है फिजिकल लेयर से डिफरेंट राउटर्स पे, डिफरेंट रूट्स पे, और वो डिफरेंट लैन्स पे जाता है और हर जगह पे वो पहले मैक कैशे चेक करते हैं कि उस मैक कैशे में आया इस आईपी का मैक एड्रेस पड़ा है। अगर नहीं तो वो फिर जो राउटर है वो नेक्स्ट को, यानी कि नेक्स्ट राउटर को पास कर देगा, और अगर वो स्विच है तो वो देखेगा कि किस अ, जो उसके पोर्ट के साथ ये मैक एड्रेस एसोसिएटेड है, तो वो मैक एड्रेस वापस इस जो डिवाइस है जो रिक्वेस्ट कर रही है उसको भेजेगा, और वो मैक एड्रेस मैप हो जाएगा, और फिर उसके साथ ईथरनेट हम लोग जो हेडर है वो ऐड कर देते हैं। ये वाइड ये वाइड लेयर है जिसमें हम लोग हेडर के साथ-साथ टेल टेल भी ऐड करते हैं उसकी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मैपिंग किस तरह होती है, ये जो फिज़िकल मैपिंग जिसकी हम लोग डाटा लिंक लेयर में भी बात कर रहे हैं, वो स्विच पे होती है। तो स्विच के ना डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, स्विच लेयर 2 की डिवाइस हम लोग इसीलिए कहते हैं, अ, जिनको इसका आइडिया होगा कि इस पे डिफरेंट पोर्ट्स पे ना वो जो स्विच, क्योंकि एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है तो वो मैप कर लेती है कि इस आईपी पर ये मैक एड्रेस है। हमारे इस पोर्ट पर ये आईपी है और इस आईपी के अगेंस्ट ये मैक एड्रेस हमारे पास पड़ा है। तो जैसे ही कोई स्विच ऐसा पैकेट रिसीव करता है जो उस पार्टिकुलर आईपी एड्रेस पर होता है, तो वो उस पोर्ट पे उस मैक एड्रेस वाली डिवाइस को सेंड कर देता है पैकेट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फिजिकल मीडियम में। फिजिकल मीडियम आसान अल्फाज में जो ट्रांसमिशन मीडियम है, ये जो तारें होगी, ये स्विचेस, ये राउटर्स, ये वायरलेस सिग्नल्स होते हैं, इनको कहते हैं। ये फिजिकल लेयर है, इस बैंड पे इन तमाम इनकैप्सुलेशन के प्रोसेसेस से गुजर कर जो हमारा डाटा आता है, वो फिजिकल लेयर पे आता है और फिर उससे हम लोग नेटवर्क पे उसे भेज देते हैं ताकि वो उस पार्टिकुलर डिवाइस तक पहुंच जाए। इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो डिफरेंट बिट्स की फॉर्म में जाता है। अब बिट्स के लिए हमारे पास एक वो किस तरह वो जाता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। इसका एएमपी कुछ इस तरह इस सिस्टम का हम लोग नाम देते हैं। अज़ान की थोड़ी-सी ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम बैक। तो अब हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल लेयर। ये लेयर 1 होती है और इसके मुतालिक हमने बात की कि ये वो फिजिकल डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं, हमारे जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ARMP नाम का। तो उसमें जो डाटा ट्रांसफर करने का जो सिस्टम है वो होता है यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मीन्स कि हमने DLD में शायद पढ़ा होगा कि 0 जो रिप्रेजेंट करता है वो अब्सेंस ऑफ द सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है और 1 प्रेजेंस ऑफ द सिग्नल। और ये सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी होते हैं और ऑप्टिकल सिग्नल भी होते हैं। ऑप्टिकल सिग्नल में वो लाइट का सिग्नल होता है। तो इस तरह कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है। अब जब फिजिकल मीडियम से होके राउट से होके वो जाती है रिसीवर डिवाइस पे, तो वहां से अब ना डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर में वो फॉर्मेट हुई, सेशन में उसके सेशन की सारी इंफॉर्मेशन आई, ट्रांसपोर्ट में उसके लिए प्रोटोकॉल सेट हुआ, वो पैकेट्स में डिवाइड हुई, उस पे पोर्ट का हेडर ऐड हुआ, आईपी में आईपी हेडर ऐड हुआ कि आया इस लॉजिकल डिवाइस पे हमने जाना है। उससे उसके साथ ARP के जरिए हम लोग ARP एड्रेस रेजोल्यूशन पोर्ट के जरिए हमने मैक एड्रेस फाइंड किया, जो कि हमने डाटा लिंक लेयर में हमने एम्बेड किया एज एन इथरनेट हेडर और टेल के साथ। तो वो फिजिकल मीडियम में ट्रांसफर हो गया इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1s के। और अब वो रिसीव होगा रिसीवर एंड पे। रिसीवर एंड पे रिसीव होगा वो थ्रू फिजिकल मीडियम। वो अब ऊपर की तरफ जाता जाएगा। अब वो डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो फिजिकल से डाटा लिंक लेयर में आएगा। अब यहाँ पे उसका जो इथरनेट का हेडर है और जो टेल है वो रिमूव हो जाएगी और डाटा प्रोसेस होगा। फिर वो ऊपर जाएगा नेटवर्क लेयर में। अब उसके अंदर जो आईपी का हेडर, जो स्टैंडर्ड साइड ने आईपी का हेडर ऐड किया था, अब वो रिमूव हो जाएगा और वो दोबारा डाटा जो है वो प्रोसेस होगा। फिर इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंचेगा, फिर सेशन लेयर में पहुंचेगा, फिर प्रेजेंटेशन में जाएगा तो वो फॉर्मेट में उसका चेंज होगा, जो यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट होगा, जो यूजर देख सकता है। अगर पिक्चर है तो वो पिक्चराइज फॉर्म में हो जाएगा, अगर वो टेक्स्ट मैसेज है तो टेक्स्ट की फॉर्म में, अगर वॉइस है तो वॉइस, वीडियो है तो वीडियो फॉर्म, .mp4 है तो यानी कि वो वीडियो फॉर्म। और जो उस पे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो डिक्रिप्ट करेंगे और फिर वो इन अ यूजर फ्रेंडली फॉर्म एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास पहुंचेगा और वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। सो इस तरह डीकैप्सुलेशन होती जाएगी टू द 7 लेयर और इस तरह हमारा OSI मॉडल मुकम्मल होता है। इसके साथ हमारे पास एक मॉडल होता है TCP/IP मॉडल। ये अगर हम लोग देखें ना दोनों का कंपैरिजन इधर, तो ये एग्जैक्ट वैसे ही है, लेकिन इसमें हमने ना कुछ लेयर्स को ना मर्ज कर दिया। कहने को ऐसा है कि इसे अगर हम लोग समझें, ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल 2 कंपनी है, मशहूर है ये सिस्टम बनाने वाली एनवीडिया एक, फॉर एग्जांपल एनवीडिया, और दूसरी हमारे पास जिन्होंने TCP/IP बनाया है, वो जो यूनाइटेड स्टेट्स की थी, डिफेंस एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट, डार्पा, उन्होंने बनाया। अब एनवीडिया ने क्योंकि जो जो बेसिकली उन्होंने डिवाइसेस सेल करनी थी, तो उन्होंने चाह के ना, पैसा भी उनके पास है, तो कहते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे ना, क्योंकि हमें यूजर फ्रेंडली एप्स बनाना है जो जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करे, उसकी जो सारी लॉजिक के लिए हमने एक डेवलपर हायर कर लिया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर लिया। फिर हम जो प्रेजेंटेशन लेयर में, क्योंकि हमने उसको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना है, यानी कि उस पे एन्क्रिप्शन परफॉर्म करनी है। एन्क्रिप्शन के लिए हमने स्पेशल एक बंदा हायर कर लिया, क्रिप्टोग्राफर। वो जो बंदा है वो उसका काम ही यही है कि वो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम बनाता रहेगा और अ, हमारी जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसके लिए क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम बनाएगा कि उसकी जो डाटा है वो इस क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम के ज़रिए एन्क्रिप्ट होगी। फिर सेशन लेयर के लिए उन्होंने एक अलग से डेवलपर हायर कर लिया। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर के लिए, यानी कि उन्होंने हर लेयर के काम के लिए अलग-अलग बंदे हायर कर लिए। जबकि TCP/IP में जाए ना तो एप्लीकेशन लेयर सिंपल ही है, यानी कि उन्होंने एक ही बंदा हायर किया, उसी ने अब उनका जो है वो जो भी उनका सॉफ्टवेयर है उसका जो यूज़र इंटरैक्टिव और यूज़र को जो हेल्प करने वाला एरिया एप्लीकेशन लेयर, वो भी उसी ने बनाना है।
उनकी जो प्रेजेंटेशन लेयर जिधर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होनी है उसके लिए भी एल्गोरिदम वही डेवलपर बनाएगा, और जो सेशन लेयर है उसका भी जो जितने भी लॉजिक है वही इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये सिंपल सा इसका फंडा है कि बस काम दोनों में वही हो रहा है, इसमें लेयर्स को कम करके एक दूसरे के अंदर ही मर्ज कर दिया गया। एप्लीकेशन लेयर में ही सब हो रहा है, उसी में इंक्रिप्शन हो रही है, उसी में सेशन मैनेज हो रहा है, और अ, बाकी जिस तरह के नीचे हमारे पास एक नेटवर्क लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, यानी कि वो क्योंकि जो डाटा लिंक लेयर है इसी में हम लोग क्योंकि इथरनेट पैकेट ऐड कर देते हैं, तो अब वो रेडी होता है टू गो टू द फिजिकल मीडियम, टू ट्रैवल टू द रिसीवर डिवाइस। सो इसीलिए इस लेयर को उन्होंने नेटवर्क एक्सेस लेयर कह दिया। इसमें अक्सर मैंने वो देखा था, एक CompTIA का एक सिक्योरिटी प्लस का एक सर्टिफिकेशन का, उसके मैं एमसीक्यूज कर रहा था, तो उसमें वो उसने ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि कौन सी लेयर जो है वो उसने OSI मॉडल की बताई और टीसीपी मॉडल की बताई, वो रिलेटेड टू अ नेटवर्क लेयर। तो उसने ये ऑप्शन दिया नेटवर्क एक्सेस, उसने सॉरी कौन सी जो टीसीपी आईपी की लेयर है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर के इक्वल आती है, यानी कि जैसी है। तो उसने ये तीनों ऑप्शन दिए हुए थे, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, और चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया कि क्योंकि नेटवर्क से देखा तो नेटवर्क लेयर, जब मैंने बाद में उसकी गाइड देखी तो वो उसमें डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों का उसने मेंशन किया हुआ था, क्योंकि ये नेटवर्क को एक्सेस करना है। अब फिजिकल नेटवर्क को एक्सेस कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, डाटा लिंक लेयर से और फिजिकल लेयर से। तो ये बस अपनी तरफ से मैंने थोड़ा सा शेयर कर दिया। तो इसी में भी एप्लीकेशन लेयर आ जाती हैं। अब जो भी यूजर का जो डाटा क्रिएट होना है, जो मैसेज हमने सेंड करना है, वो सारा एप्लीकेशन लेयर में बनेगा। एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही हमारी जो हमने बात की इसकी फॉर्मेटिंग होगी डाटा की, एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही सेशन मैनेजमेंट का काम होगा। तो जो भी जो सेशन मैनेजमेंट और एप्लीकेशन के लिए और जो इंक्रिप्शन के लिए जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं वो इन्होंने एप्लीकेशन लेयर में दे दी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में वही हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा डिलीवरी के लिए हमने कौन सा डाटा डिलीवरी के लिए हमने कौन से प्रोटोकॉल यूज करना है, टीसीपी यूज करना है, यूडीपी यूज करना है। टीसीपी रिलायबल होता है, उसमें वो डाटा की जो उस साइड पर है इन प्रॉपर सीक्वेंस, रिसीवर साइड पे वो प्रॉपर सीक्वेंस में रिसीव होगा, जबकि यूडीपी में वो बस रिसीव होगा, उसके तमाम पैकेट्स के रिसीव होने की कोई गारंटी नहीं है, वो फास्ट होता है। इस तरह नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर इसे कहते हैं हम, ये वो हमारी सारी वो जो आईपी एड्रेसिंग है, जो कि डिसाइड ये बताता है कि कौन से हमने लॉजिकल एड्रेस पे जाना है, ये उसे डिसाइड करता है। नेटवर्क एक्सेस लेयर अगेन हमारा वो आईसीपी और सॉरी आईपी और मैक मैपिंग, और जो हमारी फिजिकल लेयर पर जो डाटा को हमने ट्रांसमिट करना है उसको नेटवर्क एक्सेस लेयर इसमें देखता है। अब इसमें इसका नाम है टीसीपी आईपी लेयर। तो वैसे मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा था कि टीसीपी जो है वो, और इसको हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग ऊपर से काउंट करते हैं, जबकि हम लोग वैसे ही मॉड्यूल को हम लोग फिजिकल लेयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन इसको हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ रीड करते हैं। ये भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पता नहीं। तो टीसीपी आईपी से क्यों कहते हैं, जबकि जो टीसीपी है वो लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, और जो आईपी है वो लेयर 3 में यूज होता है। तो वो थोड़ा सा मैंने देखा तो मुझे आंसर उसका ये मिला कि अ, ये जो टीसीपी आईपी है ना, ये जो फर्स्ट नेटवर्क बना था ये उसकी बेस है, और ये अभी तक उसी से हम लोग यूज करते आ रहे हैं अपने नेटवर्क्स में डाटा की कम्युनिकेशन के लिए। तो जिन्होंने ये जो टीसीपी आईपी बनाया था ना, जो कि थे जब इंटरनेट आरपानेट हुआ करता था 1969 में, जब यूनाइटेड स्टेट की डिफेंस इंस्टीट्यूट ने ये बनाया, तो उनका जो मेन कंसर्न था ना, वो कोल्ड वार का दौर था, तो उन्हें बड़ा सेंसिटिव किस्म का डाटा सेंड करना होता था और उन्हें नेटवर्क भी बनाना, तो उन्होंने बस सिंपल टीसीपी, उनका कंसर्न ही टीसीपी और आईपी के साथ था। टीसीपी मींस कि डाटा की रिलायबिलिटी, और आईपी इस जगह पे सेंड करने के लिए। तो इसका नाम उन्होंने टीसीपी आईपी रख दिया कि सेंसिटिव डाटा रिलायबल तरीके के जरिए हम लोग रिसीवर डिवाइस तक सेंड कर सकें, तो इसलिए तब से इसका नाम टीसीपी आईपी ही है। तो उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छी तरह समझ आ गए होंगे।
मैंने एक सिस्को पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेशन रखी थी, अब वो मुझे मिल नहीं रही। मैं मेरे पास बनाने का टाइम था नहीं। बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी हम लोग कोई नेटवर्किंग का करेंगे सेशन वगैरह, तो उसमें मैं लाजमी वो आपको सिमुलेशन के जरिए बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप के हर जो स्टेप पे जब पैकेट जाता है तो उसके ऊपर किस तरह वो लेयर अप्लाई होती है, उसकी इनकैप्सुलेशन कैसी होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकेट एनालिसिस, जो कि हमारे आज के टॉपिक का दूसरा पार्ट था। तो हमने अब तक की जितनी भी कन्वर्जेशन हुई उसमें हमने देखा कि जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स हो रहा है। तो पैकेट्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उसमें एक तो पेलोड होता है जो कि हमने मैसेज सेंड किया है, एक फिर उसके अंदर पोर्ट की इंफॉर्मेशन होती है, फिर उसके अंदर आईपी की इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर हमारे पास सेशन की इंफॉर्मेशन होती है। मोस्ट प्रोबेबली जब आई थिंक जब हम लोग डिफरेंट इंक्रिप्शन वगैरह यूज करते हैं उसमें इंक्रिप्शन की शायद की भी होती हो, मुझे उस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। है तो उसके लिए अब हमारे पास होता है पैकेट्स, बड़े इंपॉर्टेंट। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ना पैकेट्स जो नेटवर्क के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें कैप्चर करते हैं। ये हम लोग लाइव तो हम लोग वायर शेयर के जरिए भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसके इसके लिए हमारे पास होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस। टाइम की कमी की वजह से वो नेटवर्क सिक्योरिटी का टॉपिक रह गया। आईडीएस के जरिए अंदर वो पैकेट्स जितनी भी डाटा ट्रैफिक होती है वो सेव होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो वो पैकेट्स जब कोई अटैक चेक हो जाए तो उनको एनालाइज करके हम लोगों में से काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन टू चेक द स्कोप ऑफ द अटैक हम लोग गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल यूज करते हैं, वायर शार्क। फ्री है और बहुत मशहूर ये है। इसके अलावा एक और होता है टी शार्क, वो कमांड लाइन बेस्ड है। फिर एक टीसीपी डंप होता है जिसमें हम लोग टीसीपी पैकेट्स को एग्जामिन करते हैं। तो बेसिकली पैकेट एनालिसिस यही है कि जो पैकेट्स होते हैं उनको कैप्चर करना, उनको एग्जामिन करना और उनमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रोटोकॉल, पोर्ट्स, फ्लैग्स एक्सेट्रा हम लोग देखते हैं। और फिर उस बेस पे हम लोग हर अटैक की एक खास पैटर्न होता है। तो पैटर्न को हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, अटैक किस तरीके से हुआ है या उस तरीके से हुआ है। तो हम लोग अब सेकंड फेज की तरफ मूव करते हैं। हमारे जो है आज के सेशन की सेकंड फेज है वो पैकेट एनालिसिस है। उसमें हम लोग वायर शार्क का ट्यूटोरियल आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, हाउ टू यूज वायर शार्क। वायर शार्क का मैंने बताया कि एक पैकेट एनालिसिस टूल है जो कि हम लोग यूज करते हैं टू कैप्चर द नेटवर्क ट्रैफिक। तो क्या मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? जी हो रही है। तो हम लोग क्योंकि हमने वीएम बनाए हुए हैं, ये मेरे ख्याल में पायरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, लेकिन आप लोग अपने टर्मिनल पे जाएं और वायर शार्क लिख लें, या फिर आप लोग सिंपल एप्लीकेशंस पे जाके आप वहां पे भी सर्च कर सकते हैं, वायर शार्क टूल से भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। सो इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो पहले तो हम लोग अपने पर्सनल जो भी हमारा स्क्रीन, हाँ, जो भी हमारा जो अपना नेटवर्क है उसकी हम लोग जो ट्रैफिक है हम लोग उसे भी एनालाइज कर सकते हैं इसमें। और दूसरा हम लोग जो एनालाइज फाइल्स होती हैं वो उनकी जो हमारे पास डोमेन होती है वो डॉट पीसी एक ही होती है, इस तरह की कुछ, उसको भी हम लोग इसमें एनालाइज कर सकते हैं।
तो इसमें हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे हमने अपनी जो नेटवर्क का जो हमारा कनेक्शन है उसे सिलेक्ट करना पड़ होता है। अब यहाँ पे हमें इथरनेट शो हो रहा होगा, इंटरनेट से कनेक्शन सीडो इज से जीरो। ओपन करें, सुडो सुडो कमांड लिख के ना फिर वायरशार्क लिखें। चलो ठीक। कितने बजे तक वापस आ जाऊँ? चलो ठीक। यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक आप ये कैप्चर करना शुरू कर देंगे। हाँ, तो जैसे ही आप देखेंगे मैंने अपना जो ब्राउजर ओपन किया है, इसने उसकी जो ट्रैफिक है उसे कैप्चर करना शुरू कर दी। तो आप देखेंगे टीसीपी पैकेट्स ओपन हो रहे हैं। ये पोर्ट 80 पे, जैसे हमने बात की कि जो ब्राउजिंग का हम लोग जितना भी काम करते हैं वो पोर्ट 80 पे हो रहा है। तो उसके साथ एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है हमारे पास। तो इस तरह हम लोगों के पास डिफरेंट तरह के पैकेट्स आ जाते हैं। उसके लिए हमारे पास एक तो ये पहले नंबर आता है, ये इतने नंबर का पैकेट हमने किया, फिर उसका टाइम कितने टाइम में हुआ है, सोर्स। अब ये जो सोर्स है ना, ये हमारे जो डिवाइसेस होती हैं, बेसिकली ये कह सकते हैं कि कुछ तो हमारी जो अपनी पर्सनल डिवाइस है इसकी पैकेट्स होंगे। जब हम लोग कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो इधर आएंगे, फिर जो डेस्टिनेशन जिस वेबसाइट पे हम करेंगे या जिस नेटवर्क पे कोई पैकेट हम लोग सेंड करेंगे, डेस्टिनेशन उसका होगा और किस पोर्ट पर हो रही है वो होगा। और फिर ये उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी। अगर हम लोग अपने तो खोलें और कोई भी हम लोग रैंडम वेबसाइट लिखें, well, तो अब ये HTTP रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देगा। तो ये ऊपर हमारे पास एक छोटा सा सर्च बार है जिसमें हम लोग फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने। अ, इसमें मैंने HTTP फिल्टर्स लगा दी। अब ये सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट जो है उनको ही कैप्चर करेगा। फिल्टर जो भी हैं वो हमारे पास कैप्चर तो ये सारे कर रहे हैं, लेकिन जो HTTP पैकेट्स हैं उनको ही हमारे पास डिस्प्ले कराना शुरू कर देगा। अब इन पैकेट्स के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, और यानी कि ये जो हमारा पैकेट है, जो मेन पैकेट जिसके थ्रू हमने रिक्वेस्ट की कि हमें google.com की आप इंफॉर्मेशन दो, होस्ट है हमारे पास जो फायरफॉक्स का ओरिजिनल है, अ, जो भी हमारा है फायरफॉक्स ब्राउजर, सॉरी उसका। और इसने गेट की रिक्वेस्ट की टू गेट google.com से रिस्पॉन्स भी रिसीव हुए डिफरेंट पैकेट्स की फॉर्म में। और अब हमारा गूगल क्रोम, हाँ, गूगल का ब्राउजर का ये पेज ओपन हो चुका है। इसी तरह हम लोग अगर ये, क्योंकि HTTPS है, तो ये हमारी अगर हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं ऑन द ब्राउजर, ये उसको कैप्चर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एक मैलिशियस वेबसाइट है। इस पे हम लोग अपने जो भी हैं वो वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट कर सकते हैं। HTTP लॉग कॉन्टेक्स्ट समथिंग इसका नेम। जब तक कि लॉगिंग हो रही है, सॉरी,
तो अब ये क्योंकि जब आप देख देख सकते हैं कि पीछे जब मैंने यहाँ पे HTTP लॉग इन किया तो कुछ और HTTP पैकेट्स हमारे पास शो हुए, जो कि अब ये जो पैकेट है पोर्ट 80 पे, ये इसने रिक्वेस्ट की इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कॉन्टेक्स्ट की। तो उसका रिस्पांस हमें पोर्ट 80 पे रिसीव, पहले रिक्वेस्ट की हमने, फिर उसका रिस्पांस रिसीव हुआ, फिर मजीद रिक्वेस्ट, और अभी एक जो लॉगिन पेज हम लोग ओपन करते हैं, मजीद पैकेट्स आना शुरू हो गए। अब ये हमारे पास एक लॉगिन पेज है जिसमें हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। हम लोग यूजर नेम लिखते हैं एडमिन, पासवर्ड भी इसका लिख देते हैं एडमिन 123। अब इसमें आप नोट करना कि अभी हमने अपने सेशन में बात की थी कि जो HTTP प्रोटोकॉल होता है वो प्लेन टेक्स्ट में जितनी भी सारी कम्युनिकेशन करता है वो प्लेन टेक्स्ट में करता है। तो उससे फिर हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि जब हम लोग ये इन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो सारी जो है वो हमारे पास एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड इसी तरह हमें शो होंगे, वो इनक्रिप्ट नहीं होंगे। तो कोई भी अगर हमारी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है, हमारे पैकेट्स को देखता है, तो वो इजीली हमारे क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। तो अब इधर हमारे पास डिफरेंट पैकेट्स आ गए हैं HTTP। अब आई थिंक हाँ, ये पैकेट जिसमें लॉगिन डॉट PHP जो हमारा पेज था उसमें हमने ये किया, ओपन किया, आप उस पैकेट को क्लिक करें लॉगिन वाले को, और इसको राइट क्लिक करें। यहाँ पे नहीं आया, एक और मेन्यू बार खुलेगा, वहां पे जाना है। इसको बंद करें एक दफा, तो राइट क्लिक करें लॉगिन वाले को, और एक और मेन्यू बार खुलेगा। हाँ, इसमें फॉलो पे जाएं, फॉलो वाले ऑप्शन पे नीचे है, इस पे TCP स्ट्रीम पे जाना है। फॉलो को क्लिक करने के बाद TCP स्ट्रीम पे। अब यहाँ पे आप लोगों को आपका यूजर और एडमिन दिखेगा। ये यूजर ओके, नीचे ऊपर मूव करें, मस्ट लॉगिन। इसी पेज पे होगा आपका यूजर और पासवर्ड। किसी और पैकेट में
चलें ये अभी थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है इसमें फाइंड करने में। समय तब तक आप देखेंगी किधर से हमें मिलेगा, तब तक हम लोग थोड़ा इसे और एक्सप्लोर करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली और तरह के फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ इसके लिए। अ, ये हम पहले पॉज़ करनी पड़ेगी। एक हाँ, ये इस जो हमारे पास पैकेट्स की फ़ाइल होती है, उसकी जो हमारे पास ये जो एक्सटेंशन होती है सॉरी, ये PCAPNG के नाम से होती है। हम लोग इस फ़ाइल को ओपन करके अ, हम लोग उसे एनालाइज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट तरह के पैकेट्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ़िल्टर करनी है किसी एक डेस्टिनेशन की क्या कहते हैं ये अ, किसी एक आईपी एड्रेस की हमने जितनी भी कम्युनिकेशन है, उसे हमने देखना है, तो हम लोग सिंपल ये फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आईपी डॉट एड्रेस इक्वल टू वो पार्टिकुलर आईपी जब हम लोग लिख देंगे इस फ़िल्टर में, तो इसमें सिर्फ़ उस पार्टिकुलर आईपी एड्रेस की जितनी भी कम्युनिकेशन है, वो शो होने लग पड़े। अ, आईपी एड्रेस की कोई कम्युनिकेशन नहीं हो अ, लेकिन हम लोग प्योर आईपी एड्रेस में लिख देते हैं आईपी अ, तो अब इसमें हमने नॉट इक्वल टू 192.0.2.1 किया है, तो इस आईपी एड्रेस के अलावा जितने भी हमारे पास जो आईपी एड्रेस है उनकी कम्युनिकेशन हो रही है, वो शो हो रही है आईपी डॉट एड्रेस। और अगर हम लोग इसमें अगर कोई वैलिड आईपी इधर से लिखें 192.168.1.7 अनिक, जहाँ से हमने वो पैकेट ओपन किया था ना टीसीपी स्ट्रीम जाके, उसके नीचे यूजर आईडी लिखी है वो, और जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है ना उसके नीचे लिखी हुई है सारी यूजर आईडी। किचन है, और उस पर भी हम आते हैं। अब ये आईपी एड्रेस, अब इस आईपी एड्रेस के रिलेटेड जितनी भी हमारे पास कम्युनिकेशन होगी वो हम लोग देख सकते हैं, जो भी ये कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहा है जिस जिस जगह पे आ रहा है। फिर हमारे पास और फिल्टर्स इस तरह के होते हैं। अब एक फिल्टर हमारे पास होता है आईपी, थोड़ा सा लैग कर रही है इसी। अब इसमें हम लोग वो आईपीज देख सकते हैं, वो तमाम पैकेट्स देख सकते हैं। आईपी एड्रेस सोर्स जिनका 192.168.1.5 से हो, जो कि इस डिवाइस से निकली हो, और उसे उसने टीसीपी हैंडशेक की रिक्वेस्ट की हो, सिन रिक्वेस्ट की हो, लेकिन उसे एक्नॉलेजमेंट ना मिली हो। तो जब ये फ़िल्टर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो कोई एक्नॉलेजमेंट हाँ, तो अब इस पैकेट को जितनी भी उसने टीसीपी रिक्वेस्ट की हैं, और जितनी भी उसे एक्नॉलेजमेंट मिली है, वो हमारे पास वो तमाम पैकेट्स शो हो रहे हैं। इसके ज़रिए हम लोग इसके जितने भी यूनिक पोर्ट्स हैं ना, वो भी हम लोग देख पा रहे हैं। ये हमारे पास सोर्स पोर्ट्स हैं। अब ये 22 पे इसने की है, पोर्ट 80 पे टीसीपी रिक्वेस्ट की है, 7426 पे टीसीपी रिक्वेस्ट की है, और पोर्ट 80 पे दोबारा से टीसीपी रिक्वेस्ट की। तो हम लोग दोबारा अपने पिछले जो लोग कार्य थे ट्राई
तो अगेन हम लोग दोबारा अपने उस HTTP जो हम लोग HTTP के जो ये जो सिंपल HTTP है इसकी जो पैकेट्स कैप्चर कर रहे थे हम लोग उस पे आते हैं और देखते हैं कि क्यों HTTP सेफ नहीं है। उसमें हम लोग दोबारा से इस पेज पे हम लोग अपना ईमेल यूजर नेम लिखते हैं एडमिन और पासवर्ड लिखते हैं admin123। अब इसमें हमारे पास काफी सारी ट्रैफिक आ गई। अभी इसमें हमें ढूंढना है अपना फिल्टर कर लेते हैं HTTP ट्रैफिक। ये हमारे पास HTTP ट्रैफिक है। इसमें ये login.php का हमारे पास एक पैकेट आ रहा है जो कि गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है इस पे इन क्रेडेंशियल के अगेंस्ट जो आपको यूजर नेम और आईडी पोस्ट रिक्वेस्ट में मिलेगा। ऊपर वाली पोस्ट रिक्वेस्ट में जाएं। हाँ ऊपर उससे ये इस जगह पे हाँ सही हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कि जब हमने यूजर नेम और पासवर्ड उस जगह पे पोस्ट किया, वो पोस्ट की रिक्वेस्ट दी जो फॉर्म था HTML का फॉर्म बना हुआ, तो उसका जब हमने पैकेट कैप्चर किया तो क्योंकि HTTP प्लेन टेक्स्ट में जो जितनी भी कम्युनिकेशन करता है उसकी कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड नहीं होती, तो हम लोग इजीली जो भी क्रेडेंशियल्स हैं जो पोस्ट करते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई जो हैं उनके साथ कनेक्ट करके को VPN के साथ कनेक्ट करना चाहिए, उसके बगैर नहीं कनेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी जो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो ओपन होती है और उसे कोई भी शख्स एक्सेस करके आपके जो पैकेट्स हैं कैप्चर करके उनमें से आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए HTTP जो प्रोटोकॉल है वो सेफ नहीं होता और मोस्टली वेबसाइट्स हैं वो HTTPS प्रोटोकॉल यूज करती हैं फॉर कम्युनिकेशन। आई थिंक कुछ और ऐड करना है इसमें या फिर आज का सेशन इस पे एंड करें। आपने डिस्प्ले फिल्टर और कैप्चर फिल्टर में डिफरेंस बता दिया है। डिस्प्ले फिल्टर और कैप्चर फिल्टर वो आप बताओ। डिस्प्ले डिस्प्ले फिल्टर ये होता है कि आप लोगों ने जो चीज़ें डिस्प्ले करनी है, आपने जो चीज़ें देखनी है, जैसे कि हमने HTTP यहाँ पे किया हुआ है ना, मतलब हमें HTTP वाले ही जो पैकेट्स हैं जो उस वाले प्रोटोकॉल से गुजरे हैं वही आप लोगों को दिखाई देंगे। और कैप्चर फिल्टर होता है, कैप्चर फिल्टर आप लोग जब यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट में किया था, जब ये वार्षिक ओपन किया था तो शुरू पे एक सर्च बार आ रही थी कैप्चर के नाम से। तो कैप्चर का मतलब आप लोगों ने आप वहाँ पे स्पेसिफिक कर दे कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस, कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, वो आप लोगों को उस प्रोटोकॉल के वो सिर्फ तब उसी की ट्रैफिक कैप्चर करेगा, सारे नेटवर्क की ट्रैफिक नहीं कैप्चर करेगा जो आप लोग लिमिटेड कर देते हैं। तो ये कैप्चर और डिस्प्ले फिल्टर में डिफरेंस होता है। और यहाँ पे सबसे पहले फाइल के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, ये स्टार्ट करने के लिए होता है, उसके साथ रेड कलर का स्क्वायर है, ये स्टॉप करने के लिए होता है। फिर उसके साथ ये फिश वाला आपने ये कराया है इनको? हाँ, ये रिस्टार्ट करने के लिए होता नहीं, है उसके। अच्छा, ये भी करा दें। सो जब हमें अपने पैकेट्स कैप्चर करना बंद करने होते हैं, सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट पे जाते हैं, दोबारा से इसको क्लोज करते हैं इस सो मोस्टली VMs में हमें इधर EX0 गिवन होता है, हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। इधर EN33 के नाम से आ रहा है और यहाँ पे ये जो आगे जो
कैप्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हम लोग इसमें कोई वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे या फिर जो भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो हमारे पास शो होती आएगी इस जगह पे। और पैकेट्स साथ कैप्चर हो गए और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इन नीचे वाले 2 जो खाने हैं, उन पे ये जो बॉक्सेस से बने हुए हैं, इन पर मुख्तलिफ तरह की उसकी जो है इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और इधर नीचे इसका एक है ये पैकेट्स भी फ्रेम्स की काउंट तरह करते है रहेगा, बिल्कुल। कितने फ्रेम्स हैं पैकेट्स और उनमें से डिस्प्ले कितने हो रहे हैं। ये यूज़फुल होता है कि हमें पूरी कम्युनिकेशन में से कितने एचटीटीपी के फ्रेम्स हैं, कितने एसएमटीपी के हैं, या जो भी हमारे पास हैं, वो हमारे पास शो होते हैं। इससे रेड से जैसे टैग की स्टॉप होती है और रीस्टार्ट करंट कैप्चर यूज़ कर सकते हैं कि दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, सो हम उसे नहीं करेंगे। इसमें और फ़िल्टर्स होते हैं, सेटिंग्स वगैरह हम लोग की पैकेट कैप्चर करके उन पे ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अ, अब यानी कि ये आप देख सकते हैं कोई पैकेट ओपन किया, सिलेक्ट किया हुआ, उससे प्रीवियस पे जाने के लिए, उससे नेक्स्ट पे जाने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा व्यूज़ में हम लोग जाके ये जो विंडो का व्यू है उसका करते हैं, तो इसमें हमारे पास एनालाइज़ में जाके हम लोग और भी डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। अ, किसी भी जो IPv4 की जितनी भी आईपीज़ इसमें आ रही हैं हम लोग, ये बेसिकली जो राइट करने से क्योंकि इतने सारे ये याद करना थोड़े-से मुश्किल होते हैं, तो एनालाइज़ में जाके हम लोग डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के हम लोग वो यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जाके हम लोग इनको पैकेट्स आ रहे हैं, एचटीटीपी के कितने आ रहे हैं, HTTP2 के कितने आ रहे हैं, यूडीपी मल्टीकास्ट स्ट्रीम्स के कितने हमारे पास आ रहे हैं, तो ये उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस स्टैटिस्टिक्स के जो पेज है उस पे शो होंगी। और आगे उनको भी अ अ, देख सकते हैं। इसके अलावा और टूल वायरलेस के लिए भी हमारे पास गिवन है, ब्लूटूथ के लिए उसके जो फ़िल्टर्स आते हैं, उसके जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनसे रिलेटेड, और वायरलेस लैन के लिए क्योंकि हमने पढ़ी थी सेशन में। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में हम लोग आई थिंक वायरलेस में वायर शार्क के लिए हम लोग कोई पूरा यानी कि सेशन एक स्पेशल अरेंज हाँ, करेंगे इसके लिए, क्योंकि इसकी बहुत क्योंकि हमें भी लंबी-लंबी काफ़ी सीखने सीरीज़ की है ज़रूरत है। वाइल्ड की। ये एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, तो हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आएँगे, मज़ीद चीज़ें सीख के। तो ये आज के लिए इंशाल्लाह बस। नेक्स्ट टाइम। और चलिए हम मिलते हैं अब अगले सेशन में। आज का सेशन यहीं एंड हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।